नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, कई बार कुछ रचनाएं, कोई एक कविता या कहानी अपने प्रभाव में इतनी बड़ी होती है कि वो एक पूरी किताब का काम करने लगती है। उस रचना को, उस कविता को अलग से पढ़ाने की जरूरत महसूस होती है। आज मैं एक ऐसी ही कविता लेके आया हूं, शमशेर बहादुर सिंह की अमन का राग, जिसे मैं अमन का राग बोलता हूं। उन्होंने इसको अमन का राग लिखा है, शांति का राग। शमशेर जी के बारे में दो तीन बातें। पहले, एक तो उनके बारे में हिंदी साहित्य में कई धारणाएं हैं। वो माना जाता है कि कवियों के कवि हैं। कहा जाता है कि मुक्तिबोध और शमशेर एक ही धागे के जैसे दो अलग अलग सिरे हैं, जिनको पढ़ते हुए कविता की दो डिजाइनें अलग से पहचानी जा सकती हैं। कवियों के कवि कहने से एक भ्रम यह होता है कि उनको समझना आसान काम नहीं है। वो कोई बड़े दुरूह, बड़े जटिल कवि हैं। कुछ कविताओं के साथ ये बात सच है, मुक्तिबोध के संदर्भ में ज्यादा, शमशेर के संदर्भ में कुछ कम। शमशेर के संदर्भ में दूसरी बात कही जाती है कि वो कोमलता के कवि हैं, यानी सौंदर्य और प्रेम को लेकर उनके पास जितनी कोमल भावाभिव्यक्तियां हैं, उतनी कम कवियों के पास हैं। तीसरी बात उनके बिंबों और रूपकों के बारे में कही जाती है। भाषा को जैसे वो बिल्कुल तराश देते हैं। लेकिन अक्सर चौथी बात उनके वामपंथी विचारों को लेकर कही जाती है। लेकिन उनमें जो उदात्त किस्म की मनुष्यता, जो एक अंतर्राष्ट्रीय किस्म की सांस्कृतिकता है, उसका उल्लेख कम होता है। शायद इसलिए कि उनकी इस कविता से, अमन का राग से बहुत परिचय के बावजूद लोग इसकी व्याख्या उस तरह करने में, मेरा ख्याल है, चूक जाते हैं, या अगर हुई होगी तो मेरी नजर में नहीं पड़ी होगी। तो आज ये कविता लंबी कविता है थोड़ी। मैं पूरी कविता टुकड़े टुकड़े में पढ़ूंगा, ये देखते हुए, समझते हुए कि कैसे शमशेर चीजों को देख रहे हैं और किस तरह की दुनिया की कल्पना कर रहे हैं। और आज जिस दुनिया में हम हैं, यानी तरह तरह के युद्धों और आतंक की मारी दुनिया में, रूस और यूक्रेन जो कभी एक थे, उनके बीच युद्ध कई साल से चल रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन का बरसों से चल रहा युद्ध गजा में एक भयावह तबाही के साथ थमा हुआ है। ईरान पे अमेरिका का हमला, कभी युद्ध विराम के ड्रामे के बीच और कभी शांति वार्ता के बीच लगातार जारी है। भारत और पाकिस्तान के तनाव के तार बड़े तीखे हैं। इस माहौल में अमन का राग को पढ़ना असल में राजनीति को, कूटनीति को एक कवि की ओर से दिया जा रहा सबक भी है, एक स्मृति भी है, जिसको ठीक से याद रखना और बचाए रखना, आगे बढ़ाना हमारे लिए जरूरी है। तो इस बहुत संक्षिप्त से वक्तव्य के बाद मैं कविता पे आता हूं, और अब देखिए कविता कितने करीने से खुलती जाती है। शुरुआत में देखिए कितनी उदात्त किस्म की पंक्तियां हैं इसमें। सच्चाइयां, वो सच्चाई से ही शुरुआत करते हैं। अमन की बात बाद में आएगी, और अमन शब्द तो शायद उस तरह नहीं आएगा जिस तरह राजनीति में आता है। आप देखिए कहां से आता है, सच्चाई, प्रेम और मेल मिलाप में। सच्चाइयां जो गंगा के गोमुख से मोती की तरह बिखरती रहती हैं, हिमालय की बर्फीली चोटी पर चांदनी के उन्मुक्त नाचते परों में झिलमिलाती रहती हैं, जो 1000 रंगों के मोतियों का खिलखिलाता समंदर है, उमंगों से भरी फूलों की जवान कश्तियां कि वसंत के नए प्रभात सागर में छोड़ दी गई हैं। अब देखिए इस एक पैरे में, इस पहले ही हिस्से में कैसी उड़ान, कैसी उदात्तता शमशेर इस कविता को दे जाते हैं। सच्चाइयां गंगा से निकली हैं और हिमालय की बर्फीली चोटी पर चांदनी के नाचते परों की तरह झिलमिलाती हैं।
और 1000 रंगों के मोतियों का समंदर है। उसमें उमंगों से भरी फूलों की जवान कश्तियां नए प्रभात सागर में छोड़ दी गई हैं। अचानक कविता जैसे किसी शिखर पे, कौंधते चमकते हुए शिखर पे खड़ी है, और वहां से शमशेर क्या देख रहे हैं। देखिए, उसके बाद वो युगों को देख रहे हैं, दिशाओं को देख रहे हैं। ये पूरब पश्चिम मेरी आत्मा के ताने बाने हैं। मैंने एशिया की सतरंगी किरणों को अपनी दिशाओं के गिर्द लपेट लिया है, और मैं यूरोप और अमेरिका की नर्म आंच की धूप छांव पर बहुत हौले हौले नाच रहा हूं। सब संस्कृतियां मेरे सरगम में विभोर हैं, क्योंकि मैं हृदय की सच्ची सुख शांति का राग हूं। बहुत आदिम, बहुत अभिनव, सारी संस्कृतियां इस राग में विभोर हैं, क्योंकि बहुत आदिम है और उतना ही अभिनव है। ये शमशेर शुरू करते हैं, और उसके बाद देखिए एकता की बात वो किन शब्दों में कर रहे हैं। हम एक साथ उषा के मधुर अधर बन उठे, सुलग उठे हैं। सब एक साथ 2.5 अरब धड़कनों में बज उठे हैं। ये कविता तब की है जब दुनिया की आबादी 2.5 अरब थी। हम एक साथ उषा के मधुर अधर बन उठे, सुलग उठे हैं। सब एक साथ 2.5 अरब धड़कनों में बज उठे हैं। सिम्फनिक आनंद की तरह ये हमारी गाती हुई एकता, संसार के पंच परमेश्वर का मुकुट पहन अमरता के सिंहासन पर आज हमारा अखिल लोक प्रेसिडेंट बन उठी है। अचानक ये लोक प्रेसिडेंट शब्द ध्यान खींचता है। लगता है जैसे संस्कृतियों को मिलाते हुए कवि भाषाओं को भी मिला ले रहा है। जो अध्यक्ष है, जो राष्ट्रपति है, लोक प्रेसिडेंट उसका नाम वो दे रहे हैं। इसके बाद देखिए साहित्य, संस्कृति, संगीत का कैसा संगम वो देखते हैं। देखो न हकीकत हमारे समय की, जिसमें होमर एक हिंदी कवि सरदार जाफरी को, यह भी कमाल का है, सरदार जाफरी को आप उर्दू के खाने में ठेलते हैं, शमशेर उसको हिंदी कवि बताते हैं। शायद हिंदुस्तान का कवि इस आशय से उनकी मुराद होगी। वैसे वो लिखते रहे हैं कि मैं हिंदी और उर्दू का दुआब हूं, मैं वो आईना हूं जिसमें आप हैं। तो ये शमशेर हैं। देखो न हकीकत हमारे समय की, कि जिसमें होमर एक हिंदी कवि सरदार जाफरी को इशारे से अपने करीब बुला रहा है, कि जिसमें फैयाज खान बीटाफेन के कान में कुछ कह रहा है। मैंने समझा कि संगीत की कोई अमर लता हिल उठी। मैं शेक्सपियर का ऊंचा माथा उज्जैन की घाटियों में झलकता देख रहा हूं, और कालिदास को वैमर के कुंजों में विहार करते। और आज तो मेरा टैगोर, मेरा हाफिज, मेरा तुलसी, मेरा गालिब, मेरे एक एक मेरे दिल के जगमग पावर हाउस का कुशल ऑपरेटर है। अब देखिए ये उदात्तता, ये कमाल, कालिदास को वैमर के कुंजों में विहार करते और शेक्सपियर को उज्जैन की घाटियों में देखने वाला कवि, और पावर हाउस और ऑपरेटर को मिला देने वाला, टैगोर और तुलसी और हाफिज और गालिब को जोड़ देने वाला। आज सब तुम्हारे लिए, तुम्हारे ही लिए शांति का युग चाहते हैं मेरी कुटुबुट्टू। तुम्हारे लिए मेरे प्रतिभाशाली भाई तेज बहादुर। बिल्कुल घर तक मामला चला आया है। उदात्तता जो है ऐसी नहीं है कि जमीन को छोड़ दे, उसने घर परिवार की उंगली पकड़ रखी है। आज तब तुम्हारे लिए ही शांति का युग चाहते हैं मेरे कुटुबुट्टू। तुम्हारे ही लिए मेरे प्रतिभाशाली भाई तेज बहादुर, मेरे गुलाब की कलियों से हंसते खिलते बच्चों, तुम्हारे ही लिए, तुम्हारे ही लिए मेरे दोस्तों, जिनसे जिंदगी में मानी पैदा होते हैं, और उस निश्चल प्रेम के लिए जो मां की मूर्ति है, और उस अमर परम शक्ति के लिए जो पिता का रूप है। हर घर में सुख शांति का युग,
हर छोटा बड़ा, नया पुराना, आजकल परसों के, आगे और पीछे का युग शांति और स्निग्ध कला में डूबा हुआ, क्योंकि इसी कला का नाम जीवन की भरी पूरी गति है। और उसके बाद शमशेर की घोषणा देखिए, मुझे अमेरिका का लिबर्टी स्टैच्यू उतना ही प्यारा है जितना मॉस्को का लाल तारा, और मेरे दिल में पेकिंग का स्वर्गीय महल मक्का मदीना से कम पवित्र नहीं। मैं काशी के उन आर्यों का शंखनाद सुनता हूं जो वोल्गा से आए। मेरी दिल्ली में प्रहलाद की तपस्याएं दोनों दुनियाओं की चौखट पर युद्ध के हिरण्यकशिप को चीर रही हैं। यह कौन मेरी धरती की शांति की आत्मा पर कुर्बान हो गया है? अभी सत्य की खोज तो बाकी ही थी। यह एक विशाल अनुभव की चीनी दीवार उतनी ही बढ़ती जा रही है। उसकी ईंटें धड़कते हुए सुर्ख दिल हैं। वह सच्चाइयां बहुत गहरी नींवों से जाग रही हैं। वो इतिहास की अनुभूतियां हैं। मैंने सोवियत यूसुफ के सीने पर कान रखकर सुना है। यहां आते आते मुझे लगता है कि मैं कविता ही पढ़ दूं। मैं व्याख्या करके जैसे एक गलत काम, एक गलत हस्तक्षेप कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाद लेखकों के बाद उनके किरदार देखिए कैसे कैसे चले आते हैं, और लेखक तो हैं ही इसमें। आज मैंने गोरकी को होरी के आंगन में देखा और ताज के साय में राजर्षि कुंग को पाया, लिंकन के हाथ में हाथ दिए हुए, और टॉल्स्टॉय मेरे देहाती यूपियन होठों से बोल उठा, और अरागों की आंखों में नया इतिहास मेरे दिल की कहानी सुर्खी बन गया। मैं जोश की वो मस्ती हूं जो नेरुदा की भवों से जाम की तरह टकराती है। वह मेरा नेरुदा जो दुनिया के शांति पोस्ट ऑफिस का प्यारा और सच्चा कासिद, वह मेरा जोश कि वह दुनिया का मस्त आशिक। मैं पंत के कुमार छायावादी सावन भादो की चोट हूं। मैं पंत के कुमार छायावादी सावन भादों की चोट हूं। हिलोर लेते वर्ष पर मैं निराला के राम का एक आंसू, जो तीसरे महायुद्ध के लौह पर्दों को एटमी सुई सा पार कर गया पाताल तक, और वहीं उसको रोक दिया। मैं सिर्फ एक महान विजय का इंदिवर, जनता की आंख में जो शांति की पवित्रतम आत्मा है। पश्चिम में काले और सफेद फूल हैं, और पूरब में पीले और लाल, उत्तर में नीले कई रंग के, और हमारे यहाँ चंपई सांवले, और दुनिया में हरियाली कहाँ नहीं जहां भी आसमान बादलों से जरा भी पोछे जाते हों, और गुलदस्तों में रंग रंग के फूल सजे हुए हैं, और आसमान इन खुशियों का आईना है। आज न्यूयॉर्क के स्काई स्क्रैपरों पर शांति के डवों और उसके राजहंसों ने एक मीठे उजले सुख का हल्का सा अंधेरा और शोर पैदा कर दिया है। और अब वो अर्जेंटीना के सिमत अटलांटिक को पार कर रहे हैं। पॉल रॉबसन ने नई दिल्ली से नए अमेरिका की एक विशाल सिम्फनी ब्रॉडकास्ट की है, और उदय शंकर ने दक्षिण अफ्रीका में नई अजंता को स्टेज पे उतारा है। यह महान नृत्य, वह महान स्वर, कला और संगीत मेरा है, यानी हर अदना से अदना इंसान का बिल्कुल अपना, निजी। युद्ध के नक्शों को कैंची से काटकर कोरियाई बच्चों ने झिलमिलाती फूल पत्तों की रोशन फानूसें बना ली हैं, और हथियारों का स्टील और लोहा हजारों देशों को एक दूसरे से मिलाने वाली रेलों के जाल में बिछ गया है, और ये बच्चे उन पर दौड़ती हुई रेलों की डिब्बों की खिड़कियों से हमारी ओर झांक रहे हैं। वह फौलाद और लोहा खिलौनों, मिठाइयों और किताबों से लदे स्टीमरों के रूप में नदियों की सार्थक सजावट बन गया है, या विशाल ट्रैक्टर, कंबाइन और फैक्ट्री मशीनों के हृदय में नवीन छंद और लय का प्रयोग कर रहा है। यह सुख का भविष्य शांति की आंखों में ही वर्तमान है।
इन आंखों से हम सब अपनी उम्मीदों की आंखें सेक रहे हैं। ये आंखें हमारे दिल में रोशन और हमारी पूजा का फूल हैं। ये आंखें हमारे कानून का सही चमकता हुआ मतलब और हमारे अधिकारों की ज्योति से भरी शक्ति हैं। ये आंखें हमारे माता पिता की आत्मा और हमारे बच्चों का दिल हैं। ये आंखें हमारे इतिहास की वाणी और हमारी कला का सच्चा सपना है। ये आंखें हमारा अपना नूर और पवित्रता हैं। ये आंखें ही अमर सपनों की हकीकत और हकीकत का अमर सपना है। इनको देख पाना ही अपने आप को देख पाना है, समझ पाना है। हम मनाते हैं कि हमारे नेता इनको देख रहे हों। दोस्तों, ये कवि की आंखें हैं, शमशेर की आंखें हैं। 7 समंदरों और 7 महाद्वीपों के पार संस्कृति, साहित्य, संगीत, नृत्य सबको अपने विशाल बाजुओं में समेटती हुई एक ऐसी कविता जो जैसे दुनिया के सारे युद्धों के खिलाफ निष्कवच खड़ी है, सबका रास्ता रोकती हुई। निराला के राम के आंसू की एक बूंद जो तीसरे विश्व युद्ध को रोक देगी। कवि की ये कल्पना है, अमन का ये राग है। शमशेर की ये पूरी कविता कई किताबों के बराबर है। मुझे लगता है इस कविता को हम अपने समय की लगातार इकहरी, कड़वी और संकरी होती हकीकत के बीच बार बार पढ़ेंगे तो शायद थोड़ी उदात्तता, थोड़ी उदारता और थोड़ी किन्हीं राजनीतिक अर्थों में नहीं, लेकिन हृदय की आदिम और अभिनव एकता के लिए जगह बना सकेंगे। शुक्रिया।